गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की। चीन और पाकिस्तान के वायुसेना के खतरे को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड हासिल करने के लिए बात कर रही है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारत को राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया सेंटिनल्स की रिपोर्ट में पहले कहा गया था कि भारत ने फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मांगा है ताकि राफेल को भारत के स्वदेशी हथियारों से लैस किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी भारत के साथ ये महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे राफेल को लेकर उसकी ऑटोनॉमी खत्म हो सकती है। फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि अगर वो सोर्स कोड भारत के साथ साझा करती है तो राफेल खरीदने वाले और देश भी सोर्स कोड की मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ सरकार से सरकार समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं, जिनकी डिलीवरी फ्रांस दे चुका है। वहीं भारत ने पिछले महीने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल खरीदने की मंजूरी दी है। राफेल फाइटर जेट अब भारतीय वायुसेना के बेड़े का प्रमुख लड़ाकू विमान बन चुका है। और मौजूदा तनाव के बीच पाकिस्तान के खिलाफ अगर लड़ाई शुरू होती है तो राफेल की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम हो जाएगी। डिफेंस सेक्टर पर लिखने वाली वेबसाइट इंडिया सेंटिनल्स के मुताबिक राफेल फाइटर जेट की इलेक्ट्रॉनिक रीड, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे, आईसर रडार और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर एमएमसी का सोर्स कोड चाहता है, जो काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इसके बिना भारत राफेल फाइटर जेट में स्वदेशी एस्ट्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक रेंज के साथ या स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार 100 जैसी घरेलू प्रणालियों को स्वतंत्र तौर पर लैस नहीं कर सकता। भारत ने मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी फ्रांस से ही खरीदे हैं, लेकिन 2 दशक से ज़्यादा बीतने के बाद भी फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी भी स्वदेशी हथियारों को मिराज में लगाने से पहले भारत को फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से लड़ाकू विमानों में स्वदेशी हथियार लगाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भारत अपने आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देने के लिए सोर्स कोड चाहता है, ताकि वो बिना फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट की मदद से खुद सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके, सिस्टम को संशोधित कर सके, ताकि स्वदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता कम हो जाए। अगर फ्रांस सोर्स कोड दे देता है तो भारतीय वायुसेना को लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन या पाकिस्तान के JF-17 के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे बड़े खतरों के खिलाफ राफेल को तैयार करने की क्षमता हासिल हो जाएगी। भारत, जिसे हर हाल में एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए, उसके पास इस वक्त सिर्फ 32 स्क्वाड्रन ही है। ऐसे में राफेल का सोर्स कोड लेकर भारतीय वायुसेना अपनी क्षमता को कम वक्त में ज़्यादा एडवांस करना चाहती है। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि उसने सालों की मेहनत के बाद सोर्स कोड तैयार किया है। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी ने पानी की पैसे बहाए हैं और फिर रडार, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एल्गोरिथम बनाया गया है। ये काफ़ी मुश्किल काम है। फ्रांस को डर है कि रूस और चीन जैसे उसके भू राजनीतिक विरोधियों के बीच सोर्स कोड लीक हो सकता है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ भारत हमेशा तनाव में रहता है, जिससे भी सोर्स कोड खतरे में पड़ सकता है। दसॉल्ट एविएशन को रिवर्स इंजीनियरिंग की भी चिंता है, जो मिस्र, कतर और इंडोनेशिया जैसे बाज़ारों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को कमज़ोर कर सकता है। वहीं अगर राफेल खरीदने वाले दूसरे देश भी सोर्स कोड मांगने लगे तो फिर फ्रांस के सामने मुश्किल स्थिति पड़ सकती है और भविष्य के समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सोर्स कोड ना देकर फ्रांस ने इसके बजाय संयुक्त तकनीकी टीमों और प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर किट के माध्यम से सीमित सहयोग का प्रस्ताव दिया, जिससे पूर्ण कोड का खुलासा किए बगैर एस्ट्रा MK1 को राफेल के साथ लैस किया जा सके। ऐसे में देखना होगा कि भारत और फ्रांस के बीच सोर्स कोड को लेकर बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। आइए हम बात करें OIC की। गाज़ा पट्टी में युद्ध रुकवाने में नाकाम रहने वाले इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत को चेतावनी देने की हिमाकत की है। OIC ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है, इससे दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा OIC ने अपनी हदों को पार करते हुए कहा कि कश्मीर को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जिसकी गारंटी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों में दी गई है। OIC का ये लहजा धमकाने वाला है, लेकिन इसकी औकात कितनी है, इसकी बातों का कितना असर होता है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ना तो ये गाज़ा पट्टी में युद्ध को रुकवा पाया है, ना ही इसराइल को गाज़ा में विनाशक हमले को करने से रोक पाया है। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने दक्षिण एशिया में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता जताई है, जिसमें भारत के इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान के खिलाफ निराधार आरोपों को क्षेत्र में तनाव को बढ़ाने वाला एक प्रमुख फैक्टर बताया गया है। आपको बता दें कि OIC में 57 देश हैं, जिसमें 48 मुस्लिम बहुल देश हैं। 57 सदस्य देशों वाले संगठन OIC ने कहा कि इस तरह के आरोपों से पहले ही अस्थिर स्थिति और खराब होने का खतरा और आतंकवाद के सभी रूपों अभिव्यक्तियों के खिलाफ अपनी सैद्धांतिक स्थिति और निंदा को दोहराया, चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं भी किया गया हो।
TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा OIC ने कश्मीर को लेकर फिर अपनी हदें लांघने की गुस्ताखी की है। कहा कि अनसुलझा विवाद दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके आत्मनिर्भर के अविभाज्य अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जैसा कि प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के प्रस्ताव में निहित है। इसके अलावा OIC ने अपने बयान में कहा कि OIC संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई सहायता की पेशकश की सराहना करता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रभावशाली राज्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करता है कि वे स्थिति को कम करने के तत्काल और विश्वसनीय उपाय करें। आपको बता दें कि पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चरमपंथ तनाव है। भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है और आशंका है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत का मानना है कि आतंकवादी हमले के बीच पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आरोपों का खंडन किया है। इसके अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाए हैं, जिसमें एक दूसरे के नागरिकों के वीज़ा रद्द करना और राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलाना शामिल है। हालांकि OIC के पाकिस्तान को समर्थन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे OIC के डबल स्टैंडर्ड का एक बार फिर से खुलासा होता है। OIC ने अपने बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान पर लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ा रहे हैं। हम कश्मीरियों को उनका आत्मनिर्भर का अधिकार दिलाने की मांग दोहराते हैं, जैसे कि UN प्रस्तावों में गारंटी दी गई है, लेकिन ये वही OIC है जो चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को लेकर चुप्पी साधे रखता है। ये वही OIC है जो अफगानिस्तान में तालिबान के क्रूर इस्लामिक शासन और महिलाओं को घर में बंधक बनाने जाने की नीति को लेकर चुप्पी साधे रखता है। ये वही OIC है जो पाकिस्तान में शिया अहमदिया और हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर कभी कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो यही OIC अचानक से मानवाधिकार का चैंपियन बन जाता है। भारत ने अब OIC को मुंह लगाना बंद कर दिया है। भारत पहले भी OIC से दो टूक शब्दों में कह चुका है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और ऐसे संगठनों को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा टूलर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि OIC एक पक्षपाती मंच है जो आतंकवाद को सह देने वाले देश के साथ खड़ा रहता है। भारत ऐसे बयानों को पूरी तरह खारिज करता रहा है। कई OIC के सदस्य देश इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने OIC को अपने प्रोपेगेंडा फैलाने का मंच बना दिया है। लिहाजा OIC का ये समर्थन कोई मायने नहीं रखता है। आइए हम बात करें बलूचिस्तान की। आसान बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के वाहन पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर को AFC के 6 जवान मारे गए, जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक IED इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट प्रांत के बोलान इलाके में आमिर पोस्ट और अली खान बेस के बीच हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में पाकिस्तानी सेना के मेजर स्पेशल ऑपरेशन कमांड तारिक इमरान, नायक आसिफ, सूबेदार फारूक, नायक मशकूर, सिपाही वाजिद, सिपाही काशिफ की मौत हुई है। वहीं सिपाही जिशान, सिपाही सादमान, नायक होवेश, सिपाही जैनुल्लाह, सिपाही तैयब घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी का तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आइए बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ हर पैंतरा उस पर ही भारी पड़ रहा है। ताज़ा मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का है, जहां पाकिस्तान मदद मांगने गया था, लेकिन सुरक्षा परिषद ने उल्टे पाकिस्तान को ही लताड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पाकिस्तान से ही मुश्किल सवाल पूछे और पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही तय करने को कहा। UNSC की बैठक में सदस्यों ने पाकिस्तान से पूछा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है या नहीं। दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में उस पर हमला करना चाहता है। हालांकि सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के इस तर्क को खारिज कर दिया, उल्टे हमले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका पर ही सवाल पूछ लिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की गई। कुछ सदस्यों ने खासकर इस बात पर सवाल उठाया कि पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया, जिसकी भी सदस्यों ने कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने इस पर नाराजगी जताई और इसे पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई बताया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि मामले को सुरक्षा परिषद में उठाकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए और भारत पर दबाव बनाया जाए कि वह सैन्य कार्रवाई न करे, लेकिन उसकी यह कोशिश धरी की धरी रह गई और सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय तरीके से मुद्दे को सुलझाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य है। भारत फिलहाल सुरक्षा परिषद का हिस्सा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि वो भारत की गैर मौजूदगी में सुरक्षा परिषद में अपना एजेंडा चलाने में सफल रहेगा, क्योंकि उसके आरोपों पर जवाब देने के लिए भारत UNSC का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये भारत की बढ़ती कूटनीतिक अहमियत का उदाहरण है कि भारत की गैर मौजूदगी में भी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चला, बाकी सदस्य देशों ने पाकिस्तान को ही घेर लिया। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.